बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक जेलर हूँ। एक कैदी को हमने फांसी दी तो कुछ दिन के बाद उसकी वालदा आई और कहने लगी कि मेरे बेटे की कब्र कुशाई करवाओ, वो ज़िंदा है। जब उस कैदी की वालदा और उसके घर वालों के इसरार पर हमने उसकी कब्र खोली तो अंदर का मंजर देखकर मैं उल्टे कदमों भाग खड़ा हुआ। सुबह के 5 बजे का वक्त था। आज हमने एक कैदी को फांसी देना थी। इंतहा की बारिश हो रही थी। फांसी घाट के ऊपर जो छत बनी थी वो भी टूट चुकी थी और सर्द हवाएं चल रही थीं। उस कैदी का नाम मोहम्मद नज़ीर था। उसने अपने ही सगे चचा को इस दुनिया से रुखसत किया था। उसे फांसी की सज़ा दी गई थी और आज उसे फांसी घाट की तरफ लाया जा रहा था। मैं इस जेल का जेलर था। ऐसे मनासिर में ज़्यादातर हर वक्त खामोशी छाई होती है। कुछ लोग तो डरते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन ये शख्स बिल्कुल चुपचाप सीधा चलता आ रहा था, जैसे उसे कहा गया हो कि आपको नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, आकर अपना इनाम वसूल करने। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी और उसकी आंखों में एक पल को भी खौफ नहीं था। मौत बड़ी अजीब चीज़ है। बहादुर से बहादुर इंसान भी मौत से डरता है। ऐसा नहीं था कि वो अपने जज्बात छुपा रहा था। उसके अंदर डर के जज्बात थे ही नहीं। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, ये क्या मामला है? जब उसे थोड़ा करीब ले आए तो मैं उसके साथ ही खड़ा था। मैंने कहा, तुम्हें अगर रोना नहीं आ रहा तो कम से कम अपनी मुस्कुराहट तो छुपाओ। उसने कहा कि मेरी मुस्कुराहट की वजह अगर आप जान जाएं तो आप भी हैरान रह जाएंगे। मैंने सुना है कि इस पॉइंट पर मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी। वो एक मिस्त्री था। इतनी सर्दी थी कि वो भी सर्दी से कांप रहा था, लेकिन उसके लिए तो आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। मैंने कहा, हाँ, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। मुझे पता था कि उसकी कोई अजीब सी ख्वाहिश होगी। वैसे ज़्यादातर लोग आखिरी ख्वाहिश यही करते थे कि किसी अपने से मिलना है, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बुलाया था। इतना तो हमें पता था कि उसका एक ख़ानदान ज़रूर था, लेकिन उससे मिलने के लिए भी यहाँ कोई नहीं आया था। ये आदमी ऐसे ही लग रहा था जैसे गांव के लोग होते हैं, सारी ज़िंदगी खेती बाड़ी करते हैं। उसने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश बड़ी अजीब है साहब, क्या आप पूरी करेंगे? मैंने कहा, हाँ, पूरी करवा देंगे। उसने कहा, नहीं, आपको खुद पूरी करना पड़ेगी। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि मेरी फांसी यानी मेरी मौत के पूरे 3 माह बाद आप जाकर मेरी कब्र को ज़रूर खुलवाइएगा और देखिएगा कि उसके अंदर क्या मामला है। मैंने कहा, ये कैसी ख्वाहिश है? तुम्हारी ये ख्वाहिश सुन के मैं थोड़ा हैरान हुआ हूँ। उसने कहा, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश को पूरा करने के बाद आप कभी मुझे भूल नहीं पाएंगे और मेरी कब्र कुशाई की इजाज़त मैं आपको अपनी ज़िंदगी में देता हूँ। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये ख्वाहिश क्यों की थी। मैंने कहा, ठीक है। मैंने फ़ाइल में भी ये लिखवा दिया कि उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। हमें पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता था। उसके घर का पता भी दर्ज था, इसके बारे में मालूमात भी। वो शख्स इस दुनिया से चला गया। इसके बाद उसकी मैयत को उसके घर भिजवा दिया गया और मैं अपने कामों में लग गया। आज इस बात को तकरीबन 2 माह गुजर गए थे और वो हमेशा से मेरे ख्वाबों ख्यालों में रहता था। मैं उसके बारे में सोचता रहता था। जैसे ही 3 माह हो गए, उसकी कब्र कुशाई के लिए चल पड़ा। मैं अपने साथ पूरी टीम लेकर गया था। मुझे काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत थी। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा भी ऑन रखा था। मैं देखना चाहता था कि उसकी कब्र के अंदर क्या मामला है।
कहीं वो ये चीज़ तो साबित नहीं करना चाह रहा कि वो बेकसूर था। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, उसने खुद अपना गुनाह कबूल किया था कि उसने अपने सगे चचा को इस जहां से रवाना किया। इसके बाद वो अपने हक में कुछ नहीं बोला था। मेरे साथ 2 लोग और थे। मैंने उन्हें इशारा किया और कब्र खोदने का काम शुरू करने का हुक्म दिया। मैं बेचैनी से देख रहा था कि क्या मामला होने वाला है। वैसे तो जब कब्रों को खोला जाता है तो उनमें से बदबू ज़रूर उठती है, क्योंकि अभी सिर्फ 3 माह हुए थे, लेकिन उसकी कब्र के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौलवी साहब भी थे। वो कहने लगे, लगता है कोई नेक बंदा था, अभी तक तो बदबू नहीं आई। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि उसने सिर्फ ये साबित करने के लिए हमें कब्र खोदने की बात की थी कि वो एक नेक बंदा था, और उसके अंदर कौन सी नेकी थी। वो तो एक आम इंसान था। जबकि वो जेल में रहा, हमने उसे कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। जबकि जब कैदियों को सज़ाए मौत सुना दी जाती है तो वो नमाज और कुरान के पाबंद हो जाते हैं कि अब खुदा के पास जाना है तो क्या मुँह लेकर जाएंगे। थोड़ी देर बाद कब्र पूरी तरह से खोल ली गई और अब सिलें हटाने का वक्त आ गया था। जब सीमेंट की सिलें हटाई गईं तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं वहाँ से फ़ौरन भाग उठा। सब लोग हैरान रह गए थे। अब मुझे उसके घर जाना था। उसका घर ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हुई। आखिरकार मिल ही गया। एक छोटा सा बच्चा था, उसी के मोहल्ले का। उसने बताया कि ये मिस्त्री नज़ीर का घर है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मैं काफ़ी हैरान हुआ। घर बहुत ही खस्ता हाल लग रहा था। दरवाजे के आगे एक फटा हुआ मैला कुचैला पर्दा लगा हुआ था और दरवाज़ा भी स्टील का था, जिसको जगह जगह से जंग ने खा लिया था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ आई। उसने कहा, कौन है? मुझे समझ न आया कि मैं क्या बोलूं। मैंने कहा, माँ जी मैं हूँ। उसने कहा, आ जाओ बेटा। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गया। इस घर में शायद 2 ही कमरे थे। एक छोटा सा किचन था। घर से अजीब किस्म की बदबू आ रही थी। छोटे से सहन में वो बूढ़ी औरत बैठी कपड़े सी रही थी। उसकी आंखों पर जो चश्मा लगा था उससे अंदाज़ा होता था कि उसकी नज़र बहुत ख़राब थी और ये काम उसके करने का नहीं था, लेकिन वो फिर भी मसरूफ़ थी। वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और कहने लगी, साहब जी आपको किससे मिलना है? मैंने कहा, मेरा नाम हमाद ख़ान है। मैं आपके बेटे के बारे में मालूमात लेने आया हूँ। अपने बेटे का जिक्र सुनकर बूढ़ी औरत ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसने कहा कि इन 3 महीने में पहली दफ़ा कोई उसके बारे में बात करने आया है, वरना तो जो भी आया अफसोस करने ही आया। मैंने कहा, जी मुझे मालूम है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ जानना है। क्या आप मुझे बताएंगी? वो कहने लगी, एक माँ अपने बेटे के बारे में बताने से भला क्यों घबराएगी? मुझे तो अच्छा लगता है जब कोई उसकी बात करता है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी यादें हैं। मैंने एक नज़र सामने देखा तो एक औरत दरवाजे से छुपकर मुझे देख रही थी। उसकी उम्र से ऐसा मालूम होता था कि वो शादीशुदा है। घर में एक छोटा सा खस्ता हाल वॉकर भी पड़ा हुआ था, जिससे मालूम होता था कि शायद इस घर में कोई छोटा बच्चा भी था। पर वो छोटा बच्चा किसका था? कहीं वो नज़ीर का तो नहीं था। अगर था तो वो बच्चा अब यतीम हो चुका था। उस औरत ने मुझे देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ तो वो दरवाजे के पीछे छुप गई। बूढ़ी माँ ने भी ये मंजर देख लिया और कहने लगी कि ये नज़ीर की बेवा है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, बहुत बीमार और परेशान रहती है। मैं भी इसके लिए परेशान हूँ बेटा। बूढ़ी औरत ने मुझे बैठने को कहा। मैंने कहा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उसने वो सब क्यों किया था? वो किस किस्म का आदमी था?
उसने कहा, हाँ, ये सब उसने क्यों किया, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। मैंने कहा, मैं वही कहानी सुनने आया हूँ। उसने एक लंबी आह भरी और मुझे अपने बेटे की कहानी सुनाने लगी। उसने कहा कि मेरा बेटा बहुत ही समझदार था, आम आदमी नहीं था। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा ना, जैसे आम आदमी होते हैं, आम बच्चे जिनको कच्ची पक्की में दाखिल कराते हैं, फिर वो थोड़ी पढ़ाई करते हैं, तब कहीं जाके उन्हें पढ़ना लिखना आता है। लेकिन मेरा बेटा कच्ची क्लास में ही पढ़ना लिखना सीख गया था। मेरा बेटा बहुत ही समझदार था। एक दफ़ा जो काम देख लेता वो उसे करना आ जाता था। वो एक नहीं बहुत से कामों में माहिर था। ऐसा कोई काम नहीं था जो वो नहीं कर सकता था। तुम समझ रहे हो ना बेटा? कुछ लोग होते हैं ना जो आम लोगों से ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। ऐसा था मेरा बेटा। मैं समझ गया कि बूढ़ी माँ क्या कहना चाह रही थी। इसका मतलब वो वाकई बहुत समझदार था, जिसकी अकल का IQ बहुत ऊपर था। उसे देखकर भी अंदाज़ा होता था, क्योंकि वो ऐसी ही बातें करता था। मैं जो यहाँ आया बैठा था, इसके पीछे भी कोई छोटी बात नहीं थी। वो कहने लगी कि वो बहुत कम उम्र में ही मेहनत मजदूरी करने लगा, हम सबका पेट पाला करता था। फिर मैंने उसकी शादी कर दी तो अल्लाह ने उसको जवानी में ही औलाद से नवाज दिया। लेकिन हमेशा उसके पास कुछ कागजात होते थे जिनके ऊपर कोई वो नक्शे बनाता रहता था। कहता था, जिस दिन ये नक्शे बिक गए उस दिन हम अमीर हो जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आती थी कि वो सब क्या था, लेकिन उन कागजात को वो अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखता था। कहता था, किसी बड़ी कंपनी के पास जाऊंगा, उनको ये सब दिखाऊंगा तो वो मुझसे लाखों रुपए में ख़रीदेंगे। लेकिन अगर इसी गांव में बैठा रहा तो कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ पर बस साया हो रहा हूँ। बूढ़ी औरत बहुत सीधी सादी थी। कहने लगी, बस वो कुछ पैसे ले आता और हमारा घर चल जाता। मुझे इस बात की तसल्ली थी कि वो घर को अच्छे तरीके से चला रहा था। लेकिन फिर हमारे घर को किसी की नज़र लग गई। मेरे शौहर ने अपने छोटे भाई से कुछ कर्ज लिया, ये घर बनाना था। जब मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया तो मेरा देवर यहाँ आ गया और हमें धमकाने लगा। उसने कहा, या तो कर्जा वापस कर दो या घर वापस कर दो। हम गरीब लोग थे बेटा, हमारे पास रहने को सिर्फ एक घर ही था। तुम देखो, ये घर क्या घर कहलाने के काबिल है, लेकिन फिर भी हमारी छत है, इसलिए हम उसे ये घर नहीं दे सकते थे। हमने उससे जितने पैसे लिए थे, ये घर उससे कहीं ज़्यादा महंगा था, लेकिन वो चालाकी कर रहा था। कहता था कि ये घर मुझे दे दो तो सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। कर्जा सिर्फ 6 लाख रुपए था और ये घर आज की तारीख में 50 लाख रुपए का है। ये तो अच्छे वक्तों में मेरे शौहर ने बनाया था, बस इसी तरह लड़ाई झगड़े होने लगे। पहले वो खुद हमारे घर आया करता था, फिर उसने हमारे घर बंदे भेजना शुरू कर दिए। एक दिन तो बहुत बुरा हुआ, वो खुद ही घर में दाखिल हो गया। नज़ीर की बीवी घर में अकेली थी। वो बार बार दरवाज़ा पीटने लगा। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हो गया। मेरी बहू बेचारी बहुत डर गई। जब हम लोग वापस आए तो घर का दरवाज़ा टूटा हुआ था। बहू ने हमें सारी बात बताई और उसने ये भी बताया कि उसको रोको। मैंने अपनी बहू से कहा कि मर्दों को ऐसी बातें नहीं बताते, वो गुस्से में आके कुछ कर बैठेगा। पर उसने ये भी बता दिया कि चाचा ने मुझ पर बुरी नज़र डाली थी। बस नज़ीर उसी टाइम भाग उठा और जाकर अपने चचा को इस दुनिया से रवाना कर डाला। मैं ये नहीं कहती कि उसने बहुत अच्छा किया, चचा तो बाप की जगह होता है, लेकिन जब चचा ही अपने घर की औरत पे बुरी नज़र रखे तो आप क्या कर सकते हैं। वो जवान खून था बेटा, इसीलिए उसे गुस्सा आ गया। वो भाग के वापस आया था। उसने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे खुद को पुलिस के हवाले करना है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बस मैं उसकी ये बात आज तक समझ नहीं पाई कि जब वह इस दुनिया से चला जाएगा तो सब कुछ कैसे ठीक होगा, क्योंकि हमें पता था पुलिस वाले उसे पकड़ के ले गए तो फांसी की सज़ा ही देंगे, लेकिन वो जाते जाते भी यही कह रहा था कि आप लोग हिम्मत नहीं हारे, डरना नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो तो चला गया मन्नो मिट्टी के नीचे, कहाँ से आएगा मेरा बेटा। मैंने कहा मुझे ज़रूरी काम है, लेकिन मैं अभी आपको बता नहीं सकता। आपका बेटा वाकई बहुत अक्लमंद आदमी था, जो कह रहा था वो झूठ नहीं था। उसने जो कहा है उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर निकलता है, उसे समझने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर मैंने अम्मा जी को ये भी बता दिया कि उनके बेटे की आखिरी ख्वाहिश क्या थी। इस बात पर वो बहुत हैरान हुई। उसने कहा, क्या तुमने कब्र खो दी? तुम कब्र खोल के आए हो? मैंने कहा, माँ जी उसने खुद इजाज़त दी थी और मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकता कि मामला क्या था। आपके बेटे के पास जो नक्शे थे जिनको वो हमेशा खुद से दूर नहीं कर सकता था, क्या वो नक्शे मुझे मिल सकते हैं? उस औरत ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा, क्योंकि उसके पास उसके बेटे की यही आखिरी निशानी थी। मैंने कहा, मैं एक दफ़ा देखकर आपको वापस कर दूंगा। उसने अपनी बहू को इशारा किया। थोड़ी देर के बाद वो नक्शे बाहर उसने भिजवा दिए। मैंने देखा ये एक बड़ी सी मोटी किताब थी जिसके अंदर उसने बड़े बड़े कागज़ रखे हुए थे। उसका काफ़ी सारा वज़न था। मैंने कहा, मैं थोड़ी देर बाद आपको आपकी अमानत वापस कर जाऊंगा और आपके बेटे ने जो कहा था वही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैं फिर से उस कब्र की तरफ चल पड़ा। वहाँ जो मज़दूर खड़े थे उनसे मुझे फिर से काम था। मैंने उनको इशारा किया और कहा कि इस कब्र को आसपास से भी खोदो, तो वो लोग बड़े हैरान हुए। मैंने कहा, इस कब्रिस्तान के गोरकन को बुला कर लाओ। जब गोरकन को बुला कर लाए तो उसके चेहरे पर पहले से ही लिखा था जैसे वो मुजरिम है। मैंने कहा, ये क्या मामला है? नज़ीर को जानते हो? पहले तो वो डर रहा था, फिर कहने लगा, जी हाँ जानता हूँ, जिगरी दोस्त है मेरा, बचपन का यार था, एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही थे। मैंने कहा, तभी तुमने ये सब कुछ किया है? उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया नज़ीर ने खुद ही किया, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। मैंने कहा, तुम्हें पता है ऐसे करने के जुर्म में तुम्हें भी पकड़ा जा सकता है? तो वो कहने लगा, नहीं साहब जी, मुझे तो ये पता है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं खामोश हो गया। जब हमने नज़ीर की कब्र को खोदा तो कब्र अंदर से बिल्कुल खाली थी, इसलिए हमें उस कब्र से ना तो कोई बू आई और ना ही कोई अजीब मंजर देखने को मिला था, क्योंकि नज़ीर अपनी कब्र के अंदर था ही नहीं। उसकी अम्मी ने हमें जो नक्शे इजाद दिए थे और कहा था कि नज़ीर बहुत समझदार और टैलेंटेड आदमी था। वो एक बहुत अच्छा मिस्त्री था, लोगों के घर बनाया करता था और वो छोटी सी जगह के बारे में बताते थे कि यहाँ घर बनाना है तो वहाँ पर वो ऐसा घर बनाता कि 2-4 कमरे भी डाल देता, किचन भी निकाल देता और सहन भी। सब लोग हैरान होते कि छोटी सी जगह पर उसने कितनी सफाई से इतना अच्छा और कुशादा सा घर बना डाला। यही उसका टैलेंट था, यही उसने किया। उसने अपनी कब्र के अंदर से एक रास्ता बनाया जो उसने दूसरी तरफ से निकाल लिया था, यानी जब हम लोगों ने उसे उसकी कब्र में डाला तो वो कब्र के अंदर से ही किसी सुरंग की तरह के रास्ते से निकलकर भाग गया। लेकिन सवाल यहाँ ये था कि जब हमने उसे फांसी दे दी तो वो बच कैसे गया? इसका जवाब भी मुझे मिल ही गया। शायद वो मरा ही नहीं था, पर ऐसा कैसे हो सकता था? उसने कहा, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा, तुम ज़रूर बताओगे। वो कहाँ है? फिर उसने बता दिया कि यहाँ से दूर एक गांव है। इस दफ़ा पर वो अकेला ही गांव की तरफ चल पड़ा था। जो रास्ता मुझे बताया गया था मैं उस पर गया।
तो सामने के मंजर को देख के हैरान रह गया। मेरे सामने नज़ीर खड़ा था। ये कैसे हो सकता था? हमने तो उसे फांसी दी थी। उसकी लाश को उठा के उसके घर वालों के पास मुंतकिल किया था, फिर वो बच कैसे गया? लेकिन उसके चेहरे पर आज भी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, आए जेलर साहब, आ जाएं, आपको अच्छी सी दूध पत्ती पिलाता हूँ। उसके कपड़ों और हालत से लग रहा था कि वो कोई मेहनत का काम कर रहा था। उन्होंने सामने देखा तो एक छोटा सा घर बन रहा था। मैं उस घर के अंदर दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। एक छोटी सी जगह पर ऐसा घर बनाया था जैसे कोई महल होता है। उसने मेरे सामने दूध पत्ती का कप रखा और कहा, एसपी साहब, मैं आपको बताना नहीं चाहता कि मैंने ये सब क्या किया है। असल में उस दिन बहुत ज़्यादा सर्दी थी और आपको पता है, जब तक हड्डी नहीं टूटती इंसान दुनिया से नहीं जाता। बेलम्बा तड़ंगा इंसान सर्दी में हड्डी टूटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। मेरी किस्मत थी कि मैं बच गया, थोड़ी अदाकारी कर ली थी। आपको तो पता है, आप मुझे दोबारा कानून के नीचे नहीं ला सकते। मैं बुरी तरह से हैरान था और अपनी मुट्ठियों को भींच कर मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, तुम्हें ये भी पता है? उसने कहा, हाँ, क्योंकि कानून पाकिस्तान के तहत और ब्रिटिश लॉ के मुताबिक अगर आप किसी मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाते हैं, लेकिन फांसी के वक़्त या उसकी रस्सी टूट जाती है या फिर फांसी देने के बावजूद भी वो बच जाता है, तो आप उसे दोबारा कानून के नीचे नहीं ला सकते। आपको उससे बाइज्जत बरी करवाना पड़ता है। इसलिए अब नज़ीर को कोई कुछ नहीं कह सकता। उसने कहा, मैं सारी दुनिया के लिए मर गया हूँ, लेकिन मैं अभी ज़िंदा हूँ। मैं ये घर बना रहा हूँ। यहाँ से जाऊँगा तो अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चों और अपनी माँ को वापस ले आऊँगा। इस घर को बनाने में मुझे 3 महीने लग गए। अभी 10-15 दिन का काम बाकी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आराम और सुकून से रहेंगे। मैंने यहाँ पर अपना नाम किसी को नहीं बताया, थोड़ा हुलिया भी बदल लिया है। उसने चेहरे पर दाढ़ी रखी हुई थी। मैंने उससे कहा, लेकिन तुमने गुनाह तो किया था, फिर सज़ा से बचने के लिए ये सब कुछ क्यों किया? उसने कहा, हाँ, मैंने गुनाह किया था, लेकिन जिसको मारा था उसने भी तो गुनाह किया था। वो कोई अच्छा आदमी नहीं था। बस इंसान बचने के लिए ही सब कुछ करता है साहब। आपका और कानून का अब मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं निकलता, ना ही कोई वास्ता निकलता है। मैंने कहा, तुम्हारी बात ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।